ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जो लास्ट टॉपिक है उसको डील करेंगे। यहाँ पे हम लोग जिस टॉपिक को डील करेंगे वो होगी इम्यूनिटी। आखिर इम्यूनिटी क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई व्यक्ति बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपसे कहता है कि आपकी जो बॉडी है इस बीमारी से इम्यूनिटी को गेन कर लेगा, तब आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। आखिर ये इम्यूनिटी है क्या और हमारी बॉडी इसे किस प्रकार से गेन करती है? तो अगर आप इम्यूनिटी की बात करो तो कहता है कि इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी ऑकर्स ऑफ एनी डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। यानी कि कोई भी शरीर जब किसी बीमारी से प्रति उसका रेसिस्टेंसी को गेन कर लेता है तब कहलाता है वो इम्यूनिटी, कि आपका बॉडी भी उस चीज के प्रति इम्यून हो गया है। आपका बॉडी उस रोग के प्रति रोग प्रतिरोध क्षमता को गेन कर लिया है। बॉडी ये जो रोग प्रतिरोध क्षमता को गेन करती है, इसकी स्टडी को बायोलॉजिकली इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इट मींस इम्यूनोलॉजी हमारी वो स्टडी है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि हमारी बॉडी किस प्रकार से किसी रोग के प्रति रोग प्रतिरोध क्षमता को गेन करती है। सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि एक नॉर्मल जो बॉडी होती है वो किस प्रकार से इस रोग प्रतिरोध क्षमता को गेन कर सकती है। यूं तो आपकी बॉडी दो तरीके से इस तरीके का रोग प्रतिरोध क्षमता को डेवलप की है। एक जन्मजात इनबॉर्न इम्यूनिटी के जरिए, और एक जब आपकी जन्म हो गई उसके बाद आपकी बॉडी किसी बीमारी के प्रति इम्यूनिटी को गेन कर रही है। तो जन्म के बाद आपकी बॉडी इम्यूनिटी को गेन कर सकती है तीन तरीके से: बाय द मीन्स ऑफ वैक्सीनेशन, बाय द मीन्स ऑफ एंटीटॉक्सिन्स यूज, और इम्यूनिटी थ्रू डिजीजेस। यानी कि वैक्सीन के जरिए, एंटीटॉक्सिन्स के जरिए, या फिर किसी रोग से आपकी बॉडी रोग प्रतिरोध क्षमता को प्राप्त कर लेगी। सबसे पहले वैक्सीनेशन को हम लोग समझते हैं कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आपकी बॉडी रोग प्रतिरोध क्षमता को गेन कर जाती है बिना इन्फेक्टेड हुए। यानी कि आपको कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर डाली जाएगी जो आपके इम्यूनिटी को बढ़ा देगा और आपका बॉडी उससे सफर ही नहीं करेगी। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वैक्सीनेशन के समय हम एक नॉर्मल बॉडी के अंदर डेड एंड वीकेंड, मरा हुआ या फिर लमसम निष्क्रिय पैथोजोन को डाल देते हैं जो आपके बॉडी के अंदर जाकर एंटीबॉडी को पैदा करेगा, परंतु उसमें इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो आपको बीमार कर सके। और जब आपकी बॉडी उस पैथोजोन का एंटीबॉडी तैयार कर लेगा तो भविष्य में वो रोग आपको कभी सताएगी नहीं, आप उस रोग से भविष्य में कभी नहीं सफर करेंगे। एंटीटॉक्सिन्स कहने का मतलब है कि हम किसी बॉडी को इम्यूनिटी को गेन करवानी है और एक ऐसे केमिकल को उसके बॉडी में डालनी है जो उसके बॉडी के अंदर तो नहीं बनी, ये केमिकल किसी और दूसरे के बॉडी में बनी, वहां से उसको निकालकर उसे एक्सट्रैक्ट किया गया और फिर उस सफरर के बॉडी में उसे डाल दिया गया।
जहां पर वो एंटीबॉडी उस सफरर को उस बीमारी के पैथोजोन के प्रभाव से बचा देगा। तीसरी, इम्यूनिटी थ्रू द डिजीजेस। आपकी बॉडी इम्यूनिटी को गेन कर सकती है अगर आपका बॉडी किसी रोग से ग्रसित हो। एक्चुअली में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि आपने सुना होगा स्मॉल पॉक्स। जब एक बार आपको स्मॉल पॉक्स हुई, वो पैथोजोन जिसने आपको स्मॉल पॉक्स दिया, उसको न्यूट्रलाइज करते समय आपकी बॉडी ने एक एंटीबॉडी पैदा की और वो पूरी उम्र आपके बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडी मौजूद रहेगी और भविष्य में आप उस रोग से कभी ग्रसित नहीं होंगे। या बाय द वे अगर कभी हो भी गए तो उसका प्रभाव आपके शरीर पे न के बराबर। इसको हम लोग कहते हैं रोग प्रतिरोध क्षमता प्राप्त करना किसी बीमारी से। यानी कि एक बार मैंने किसी बीमारी से सफर किया, उसके बाद हमारे शरीर में उस बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोध क्षमता डेवलप हो गई और भविष्य में वो रोग आपको अफेक्टेड नहीं करे। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया कि इम्यूनिटी को दो तरीके से इंसान गेन करता है या कोई जीव गेन करता है। एक तो जन्मजात और एक एक्वायर। इनबॉर्न की अगर बात करें, जो जन्मजात आपके अंदर किसी बीमारी से लड़ने का रोग प्रतिरोध क्षमता है, उसे हम लोग कहेंगे इनबॉर्न। जैसे कि अगर आप एक इंसान का एग्जाम्पल लो, तो इंसान जब डोमेस्टिकेशन को शुरू किया था, जानवरों को पालना शुरू किया था, तो उसने कुत्ते को भी पाला। कुत्ते के अंदर एक बीमारी होती है डिस्टेंपर की। वो बीमारी शुरुआत में इंसानों को भी लग जाती थी कुत्तों के साथ रहने, क्योंकि कुत्ते के सैलिवा में इसके पैथोजन्स पाए जाते हैं और जब इंसान इसे पालना शुरू किया तो इंसानों को भी ये बीमारी लग गई। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसान का शरीर इस पैथोजोन के प्रति रोग प्रतिरोध क्षमता को डेवलप कर लिया और आज ये गुण हमारे जेनेटिक मटेरियल में है कि हमारे या हमारे जो आने वाली जो नस्लें हैं वो कुत्ते के इस बीमारी से सफर नहीं करते। यानी कि इस बीमारी के प्रति उनके शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता जन्म से डेवलप्ड। तो इस तरीके के रोग प्रतिरोध क्षमता को बायोलॉजिकली कहा जाता है इनबॉर्न या इनेट इम्यूनिटी। एक होता है एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ ऐसी भी रोग प्रतिरोध क्षमता है जो हमारी बॉडी हमारे जन्म लेने के बाद उस चीज को डेवलप करती है। यानी शुरू से तो नहीं थी, पर जब हम जन्म लिए, रोग बीमारी से ग्रसित होते गए, हमारा बॉडी जो है उन रोग बीमारियों के प्रति रेसिस्टेंस को गेन करता चला गया, प्रतिरोध क्षमता डेवलप करता चला गया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग दो भाग में बांट देंगे, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रतिरोध क्षमता आपके सेल ने खुद पैदा की तो उस तरीके के रोग प्रतिरोध की जो क्षमता है वो कहलाएगी एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर आपका बॉडी उस रोग प्रतिरोध क्षमता को पैदा नहीं करता, आपका सेल उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में किसी पैथोजन को डाला गया, उसका एंटीबॉडी तैयार हुआ और वहां से निकाल कर एक्सट्रैक्ट करके आपके बॉडी में डाला जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड की
पर अपने शरीर में ना बना के किसी दूसरे शरीर में इसको तैयार किया गया और उसके बाद आपको डाला गया। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगा पैसिव इम्यूनिटी। अगर आप इम्यूनिटी से संबंधित कुछ बीमारियों को देखें तो आपके चैप्टर में 3 बीमारी को अच्छे से पढ़ना है फॉर द बोर्ड पर्पस। एक है एलर्जी, दूसरा एड्स और तीसरी आपकी डायबिटीज, जिसको हम लोग डायबिटीज को एक सेपरेट टॉपिक में देखें। हम लोग यहां पर एलर्जी और एड्स को देख लें। एलर्जी करने का मतलब क्या है? मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी इस बात का जिक्र किया जब मैं प्रीवियस लेक्चर दे रहा था कि एलर्जी एक ऐसी अवस्था है जब आपकी सेल हाइपर सेंसिटिव होकर किसी भी तत्व से ओवर रिएक्शन करने लगता है। तो उस स्टेज को हम लोग कहते हैं कि भाई ये एलर्जी है। और जो सब्सटेंस या जो पार्टिकल्स इस चीज को क्रिएट की, एलर्जी को क्रिएट की, उसे बायोलॉजिकली क्या कहा जाता है? एलर्जेंस कहा जाता है। ये है आपका एलर्जेंस। सपोज कीजिए कि डस्ट के कारण आपके बॉडी में हाइपर सेंसिटिव एक्शन क्रिएट हुआ तो आप कहोगे सर एलर्जी हुआ। और डस्ट के कारण हुआ तो यहां पर जो डस्ट है वो एज अ एलर्जेंस वर्क कर रहा है, उसी के कारण ये होता क्यों है? तो आपके सेल में, आपके बॉडी में कुछ मस्त सेल होते हैं जिसका काम है हिस्टेमाइन को पैदा करना। एक केमिकल पैदा करता है जिसका नाम है हिस्टेमाइन। ये हिस्टेमाइन दूसरे सेल को प्रोवोक करते हैं, उकसाते हैं, उसको किसी काम को करने के प्रति उसको संवेदनशील बनाते हैं। तो गलती से आपका जो बॉडी है वो हिस्टेमाइन को पैदा कर दिया, जिसके कारण आपकी नॉर्मल सेल जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो गई और आपको एक रिएक्शन के रूप में एलर्जी दे दी। अब इस एलर्जी हमारे और आपको होते रहती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा है फीवर, जो डस्ट वगैरह या फिर कल्टीवेटेड जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, धूल है ना, धक्कर, उन सारी चीजों से पैदा होती है। अस्थमा एक एलर्जी की बीमारी है। एनाफाइलेटिक शॉक भी एक एलर्जी की बीमारी है। तो ये सारी बीमारियां आपको एलर्जिक है, किसी न किसी एलर्जेंस के कारण हुई है। दूसरी जो इम्यून से संबंधित बीमारी है वो है हमारी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट में हम लोग एड्स भी कहते हैं। एड्स की जो बीमारी है वो पूरी तरीके से सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम की बीमारी, यानी कि एक ऐसी इम्यून सिस्टम की बीमारी जो सेल के कारण हुई है, सेल के नेचर और बिहेवियर बदल जाने के कारण हुई। तो आखिर हमारे शरीर में किसी सेल का नेचर इतना कैसे बदल जाता है कि वो एक रोग पैदा कर देता है जिसे आप और हम एड्स कहते हैं। तो होता ये है कि सडनली किसी सेल में कुछ चेंजेस होने के कारण आपका जो हेल्पर टी सेल है वो स्टिमुलेट कर जाता है। आपका जो हेल्पर टी सेल है उसकी संख्या घट जाती है, और इसकी जब संख्या घटती है तो जो बीटा सेल है जिसको पैदा होना चाहिए, स्टिमुलेट टाइम टू टाइम होना चाहिए, तो हेल्पर टी सेल बीटा सेल को प्रोवोक करती है, मदद करती है, सपोर्ट करती है। तो अगर आपके शरीर में
हेल्पर टी सेल की संख्या कम जाए तो जाहिर सी बात है कि बीटा सेल का जो सेक्रीशन है, स्टिमुलेशन से वो घट जाएगा और आपके शरीर को रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है फाइनली वो घट जाएगी। तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगेगा। वास्तविक में एड्स में आपके इम्यून सिस्टम की जबरदस्त डिक्रीजेस देखने को मिलता है। आपकी इम्यून सिस्टम घट जाती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी घट जाती है और ये घटता इसलिए है क्योंकि आपके शरीर में अनफॉर्चुनेटली हेल्पर टी सेल की कमी होती है, जिसके कमी के कारण वो बीटा सेल को सही मात्रा में चीजों को सिक्रीट करने नहीं देते, नहीं कर पाते। अगर आप एड्स की बात करो तो पहली दफा इस एड्स को यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डिटेक्ट किया गया, खोजा गया था और जिसको ये रोग हुआ था वो वास्तविक में होमोसेक्सुअल थे, यानी कि वो एक ही सेक्स से रिलेटेड थे और दोनों के बीच में आपस में संबंध थे और वो इस रोग से सफर किए। गॉटलिस वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली दफा इस रोग को डिटेक्ट किया था। रोग को डिटेक्ट करने वाले तो गॉटलिस थे, परंतु उस रोग में यानी कि एड्स में, एड्स को काउज करने वाला जो वायरस होता है उस वायरस को आइसोलेट करने वाले, निकालने वाले प्रोफेसर लैक मॉन्टेनियर थे। इन्होंने गॉटली के द्वारा डिटेक्ट किए गए बीमारी में ये खोजा कि आखिर ये बीमारी होती कैसे। तो उन्होंने पाया कि भाई ये वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है और इस चीज को देखने वाले, निकालने वाले इस वायरस को थे प्रोफेसर लैक मॉन्टेनियर। भारत में इस बीमारी को पहली दफा 1986 में डिटेक्ट किया गया चेन्नई में। चेन्नई में एक्चुअली में प्रोस्टिट्यूट्स के अंदर इस बीमारी को देखा गया जो वेश्यावृत्ति के काम में इन्वॉल्व रहते। एड्स में आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलेगा। एड्स की जो सिम्टम्स है उसको हम और आप 3 स्टेजेस में बांट देते हैं। पहला एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहलाता है, दूसरा स्टेज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स यानी कि ARC कहलाता है और जो फुल और फाइनल स्टेज होता है उसको फुल ब्लोन एड्स कहा जाता है। ये 3 स्टेज है। जब कोई व्यक्ति एड्स से सफर करेगा तो इसी चरणबद्ध स्टेजेस से उसे गुजरना होगा। तो पहला स्टेज है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। इसका कहने का मतलब है ये शुरुआती लक्षण जिसमें उस पेशेंट को फीवर आएगा, चिलनेस आएंगे, एचेस आएंगे और उनके ग्लैंड्स वगैरह में सूजन आएगा, है ना, रैशेस होंगे। ये बहुत ही मामूली से लक्षण होते हैं जो शुरुआत में दिखते हैं और कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये नॉर्मल सी चीज हुई थी और फिर कुछ दवा ववा लिए ठीक हो गई। पर 8-9 महीने के बाद ये बीमारी का दूसरा लक्षण नजर आता है जिसे हम लोग कहते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। इसमें जो आपको सबसे बड़ा लक्षण देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि गर्दन वगैरह के पास जो ग्लैंड्स हैं, लिम्फ ग्लैंड्स हैं, उसमें सूजन आ जाएगा। आर्मपिट्स वगैरह के पास सूजन आ जाएगा और जो व्यक्ति इससे सफर कर रहा है उसकी याददाश्त बहुत तेजी से जाने लगेगी, उसके सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और वो व्यक्ति जजमेंट लेने में भी असक्षम हो जाते हैं। यानी कि ये दूसरे स्टेज का सिम्टम्स है जहां पे आपको स्पेशली ब्रेन से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तीसरी जो स्टेज है एड्स की वो है फुल ब्लोन एड्स। ये
यहां पर आने के बाद जो व्यक्ति इस बीमारी से सफर कर रहा है उसके बॉडी की जो वेट वजन है वो तेजी से घटना शुरू कर देगा। ऐसे भी हम लोग कहते हैं एड्स का मतलब ही है एक्सेस डेड ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं का अत्यधिक मरना। जब यह कोलैप्स होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं तेजी से, तो आपका शरीर जो है बहुत तेजी से वजन को खोने लगता है। इस स्टेज में आते आते उनका वजन बहुत ज्यादा घट जाएगा और उस पेशेंट को डायरिया जैसी बीमारी सबसे ज्यादा हो जाती है, यानी कि मेनली वो डायरिया, बार बार उनको डायरिया होगा, उनका पेट वगैरह खराब होगा और उनका वजन भी बहुत तेजी से घटेगा एड्स के आखिरी स्टेज में। अब है कि सर अगर किसी को एड्स है तो आखिर हमें और किसी और को कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति HIV वायरस से ग्रसित हो गया और उसे एड्स हो गई? तो उसके लिए एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट के जरिए आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर HIV वायरस है कि नहीं। अगर है तो आप एड्स से ग्रसित हैं। अगर एलिसा टेस्ट में HIV वायरस डिटेक्ट नहीं होता है तो फिर आप एड्स से ग्रसित नहीं है। यानी कि ये टेस्ट है जिसके जरिए आप पता कर सकते हैं कि आपको एड्स है या नहीं। एलिसा टेस्ट। एड्स हो कैसे हुए और उनसे प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? तो एड्स होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है सेक्सुअल इंटरकोर्स, आपसी संबंध, शारीरिक संबंध, चाहे वो वेजाइनल ट्रैक के थ्रू हो या तो एनल के थ्रू। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रही है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ना हो। दूसरा, आपको एक पार्टनर के साथ ही शारीरिक संबंध स्थापित करने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा लोगों से संबंध स्थापित करते हैं तो हो सकता है कि आपको चांसेस हो कि आपको एड्स हो जाए। बाइसेक्सुअल इंटरकोर्स इन वैजाइनल एंड एनल कैनल बाय इन्फेक्टेड ब्लड। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और उसके ब्लड को किसी नॉर्मल पर्सन को चढ़ा दिया गया तो वो नॉर्मल पर्सन भी एड्स से सफर करेगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगी। या फिर किसी ब्लड के प्रोडक्ट को ही क्यों नहीं चढ़ा दिया गया हो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, फिर हेल्दी पर्सन को यहां पर भी एड्स लग सकती है। वो व्यक्ति अगर सीमेन या किसी ऑर्गन को भी डोनेट करता है इन्फेक्टेड पर्सन, तो एक नॉर्मल पर्सन को ये एड्स हो सकती है। कंटेमिनेटेड नीडल यूज। एड्स से सफर करने वाले व्यक्ति जिस नीडल का इस्तेमाल कर रहे हैं कभी भूल के भी उस नीडल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी आप तक भी आ सकती है, आपको भी लग सकती है। इस टॉपिक के बाद हमारे पास एक नई टॉपिक आती है वैक्सीन, कि आखिर ये वैक्सीन क्या है, सुई वगैरह जो हम लोग लेते हैं आखिर है क्या, ये कैसे बनती है? तो हमारी जो वैक्सीन होती है वो 3 प्रकार की होती, 4 प्रकार की होती है। एक है किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, एटेनुलेटेड लिपिड वैक्सीन और एंटीबॉडीज एज वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन में हम लोग ऐसे पैथोजोन को लेते हैं जो मरा हुआ होता है और उसके डेड बॉडी को, है ना, एक्सट्रैक्ट करके एज अ वैक्सीन हम एक नॉर्मल पर्सन में डाल देते हैं ताकि नॉर्मल पर्सन का बॉडी एंटीबॉडी तैयार कर सके। एक नॉर्मल पर्सन का जो शरीर है वो एंटीबॉडी को तैयार करे। इसमें हम लोग मरे हुए पैथोजोन के डेड बॉडी को लेकर तैयार करते हैं। टॉक्सॉइड में हम लोग पैथोजोन के केमिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं
और उसको एक नॉर्मल बॉडी या इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में डाल दिया जाता है ताकि उसका बॉडी एंटीबॉडी को तैयार कर सके। एटेन्युएटेड लिविंग वैक्सीन कहने का मतलब है कि यहां पर हम लोग उस वैक्सीन को लेंगे जिसमें पैथोजोन लाइव है, जिंदा, परंतु ये उस स्टेज में है कि ये बीमारी को क्रिएट नहीं कर सकता, यानी कि ये पूरी तरीके से नॉन वैरुलेंट होंगे, यानी कि उग्र स्वभाव के नहीं होंगे, बीमारी क्रिएट करने की इसमें क्षमता नहीं होगी, पर ये जिंदा रहेंगे। इसी को एज अ वैक्सीन इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर ऐसे पैथोजोन को आपने इस्तेमाल किया अपने वैक्सीन में तो वो वैक्सीन कहलाएगा लिविंग वैक्सीन। एक है एंटीबॉडीज एज वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन के रूप में एंटीबॉडी का इस्तेमाल करना, जो हम लोग जस्ट कुछ देर पहले भी देखे कि एंटीबॉडी को हम लोग दूसरे के शरीर में तैयार करेंगे, फिर उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे और एज अ वैक्सीन उसको लेकर किसी व्यक्ति को दे देंगे ताकि वो उस बीमारी से लड़ने की क्षमता को गेन करे। ये टोटल आपकी थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में। मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और जो भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं वो बोर्ड के लिए इन सारी बातों को अच्छे तरीके से समझें, बार बार आप वीडियो को देखिए, मेमोराइज कीजिए, है ना, और फाइनली अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो।